नादिया को अपने वालिदैन ख़ास तौर पर अब्बू का लाडला पल हमेशा से याद था। उनके घर शहर के एक मुअज़्ज़ज़ मोहल्ले में हमेशा मोहब्बत से भरा रहता था। अब्बू एक कामयाब बिजनेसमैन, हर ख्वाहिश इसकी आंखों में पड़ने से पहले ही पूरी कर देते। अम्मी उसे बेपनाह प्यार से देखती, इसके बाल संवारती, इसके पसंदीदा खाने बनाती, रात को सोने से पहले कहानियाँ सुनाती। नादिया उनकी इकलौती औलाद थी, उनकी आंखों का तारा, उनके मुस्तकबिल की उम्मीद। इसकी तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी। अच्छे से अच्छे स्कूल, फिर शहर की नामवर यूनिवर्सिटी में दाखिला, जहाँ से वह बिजनेस मैनेजमेंट में 10 डिग्री ले रही थी। अब्बू चाहते थे कि मैं उनके कारोबार की वारिस बने, उनका नाम रोशन करें। यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो कॉलेज की मखसूस बस का इस्तेमाल करती थी। बस ड्राइवर था आमिर। वो नादिया से कुछ साल बड़ा लगता था, मगर इसकी शख्सियत में एक सादगी, संजीदगी और चेहरे पर एक अजीब सी मुखलस मुस्कुराहट थी जो दिलों को मोह लेती थी। इब्तिदा में तो बस सलाम और शुक्रिया तक की बात रही। फिर एक दिन शदीद बारिश में बस के सिवा कोई सवारी ना मिलने पर नादिया को बस गाड़ी के अंदर काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। आमिर ने एहतियात से गाड़ी चलाई। बारिश के शोर में भी इसने नादिया को पुरसकून रहने को कहा। इस मौके पर मामूली सी बातचीत हुई। अगले कुछ दिनों में बस में खाली होने पर दोनों की गुफ्तगू मामूल बन गई। नादिया को आमिर की सादा सोच, ज़िंदगी के बारे में इसके अमली नुक्ता नज़र और मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने की सलाहत ने मुतासर किया। वो इसकी हमदर्दी, इसके छोटे छोटे कामों का एहतराम से करने के अंदाज से भी मुतासर हुई। धीरे धीरे ये मामूली की बातचीत दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती दिल लगी में तब्दील हो गई। नादिया जानते बूझते बस में देर तक बैठी थी ताकि आमिर से बात कर सके। आमिर भी इसकी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की को तवज्जो से खुश था, मगर इसे फासला महसूस होता था। नादिया एक दिन जब नादिया ने अपने घर के बारे में, अपने वालिदैन की उम्मीदों के बारे में कुछ कहा तो आमिर ने संजीदगी से कहा, नादिया बेटी, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया में बहुत फ़र्क है। तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए बड़े ख्वाब देखते हैं। मैं बस एक ड्राइवर हूँ। नादिया ने जज्बाती होकर कहा, आमिर भाई, ख्वाबों का ताल्लुक दौलत या अहदे से नहीं होता। आप जितने मुखलिस, जितने काबिल एतमाद हो, वो सब कुछ है। इस दिन के बाद दोनों के दरमियान एक खामोश फहम कायम हो गई। वो छुप छुप कर मिलते, पार्कों में बैठते, फ़ोन पर बात करते। नादिया को एहसास होने लगा कि वो आमिर के बगैर नहीं रह सकती। आमिर ने पहले ही कई बार इसे समझाने की कोशिश की थी कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं, मगर नादिया का इश्क इसकी समाजी हैसियत और वालिदैन की मुमकिना नाराज़गी से बढ़कर था। इसी वजह से नादिया एक शाम जब नादिया ने घर में अपने और आमिर के रिश्ते का जिक्र करने की जुर्रत की तो घर में ज़लज़ला आ गया। अब्बू का चेहरा गुस्से और मायूसी से सुर्ख हो गया। क्या कहा तुमने? वो बस ड्राइवर, तुम्हारा दिमाग में खाक डाल दी गई है। तुम्हारी शादी तुम्हारे बराबर के ख़ानदान में होगी, किसी डिग्री होल्डर लड़के से, किसी कारोबारी से। ये कौन सा पागलपन है? अम्मी ने आंसू बहाते हुए उसे समझाने की कोशिश की कि बेटी, ये सब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। वो तुम्हें वो ज़िंदगी कैसे दे सकेगा जो हमने तुम्हें दी है। नादिया दिल ही दिल में टूट गई, मगर इसका उज़्म पख्ता था। इसने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर अपने फैसले से पीछे ना हटी। उसने आमिर से मेल कर एक मंसूबा बनाया। उसने चंद हफ्ते बाद नादिया ने घर से कहा कि वो यूनिवर्सिटी की एक रात की तलीमी तकरीब में शिरकत कर रही है। इस जगह वो एक करीबी मस्जिद में आमिर के साथ खुफिया निकाह में बंध गई। निकाह के गवाह आमिर के दो काबिल एतमाद दोस्त थे। नादिया के दिल में खौफ और जोश की लहरें दौड़ रही थी। इसे यकीन था कि वो अपने प्यार से सब कुछ जीत लेगी, मगर घर लौटते लौटते इसका कदम लड़खड़ा रहे थे। इसलिए वो बहुत परेशान थी। निकाह का राज ज़्यादा देर तक छुपा ना रह सका। किसी ने अब्बू को इत्तला कर दी। जब अब्बू ने गुस्से में थरथरा कर इससे पूछा तो नादिया ने सर झुकाए बगैर आंखों में एक अजीब सी डटाई लिए जवाब दिया, जी अब्बू, मेरा निकाह हो चुका है आमिर से। बेहतर यही है कि आप अपने हाथों से मुझे रुखसत कर दें, वरना मैं खुद उनके पास चली जाऊंगी। ये सुनकर अब्बू का गुस्सा एकदम ख़त्म हो गया। उसकी जगह एक गहरी मायूसी, एक ज़ख्म खुर्दा फ़िक्र ने ले ली। इनकी आंखें नम हो गई, आवाज़ कांप रही थी। इन्होंने कहा जैसे कोई फैसला सुनाते हुए, अगर आपका ये सब हतमी फैसला है तो घर से जो कुछ लेना है ले ले और खुद ही अपने शोहर के पास चली जाओ। लेकिन ये याद रखना कि अब इसका हमसे और हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। आप हमारे लिए मर गई और हम आपके लिए। ये लफ़ाज़ नादिया के दिल पर छुरी की तरह चुभे। उसने देखा कि अम्मी का सफ़ेद चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो बेहोश होने के करीब थी, खामोशी से रो रही थी। नादिया ने अपने कमरे में जाकर चंद ज़रूरी सामान, कुछ कपड़े और अपनी जाती चीज़ों को एक छोटे से सूटकेस में पैक किया और वो कमरे के बाहर आने पर रुकी।
اس نے ایک بار ابو اور امی کی طرف دیکھا، دونوں اسے نظریں چرا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دوڑ کر ان کے قدموں میں گر پڑے، اور مگر اس کا غرور اور اس کے فیصلے کی حتمت اسے روکے رکھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ عامر اسے گلی کی موڑ پر اپنی پرانی موٹر سائیکل پر انتظار کر رہا تھا۔ نادیہ عامر کا گھر شہر کی ایک پسماندہ بستی میں تھا، ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل تھا۔ نادیہ کی سابقہ زندگی سے ایک بالکل مختلف دنیا تھی۔ تنگ گلیاں، شور شرابہ، بنیادی سہولیات کا فقدان۔ نادیہ کو اپنے فیصلے پر پہلی بار سوال اٹھنے لگے، مگر عامر کا پیار، اس کا خیال رکھنا، اس کی کوششیں اسے تسلی دیتا تھا۔ عامر نے اپنی نوکری کے علاوہ پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دیا تاکہ نادیہ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ نادیہ نے بھی اپنی تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کی، مگر مالی دباؤ اور نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں دشواری کی وجہ سے اسے یونیورسٹی چھوڑنی پڑی۔ اس نے ایک چھوٹی سی پرائیویٹ کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ زندگی مشکل تھی، پیسے کی ہمیشہ تنگی رہتی۔ نادیہ کو گھریلو کام کاج، بازار کی بھاگ دوڑ اور نوکری کا بوجھ اٹھانا پڑتا۔ اس کے پرانے دوستوں نے اسے رشتہ توڑ دیا، محلے کی خواتین اسے عجیب نظروں سے دیکھتی، کبھی کبھی طنز کے تیر بھی چلاتی۔ سب سے بڑا دکھ تھا اسے والدین کی جدائی کا۔ ہر عید، ہر خوشی کے موقع پر اس کا دل چاہتا کہ وہ امی کے گلے لگ جائے، ابو کو دیکھ لے، مگر وہ ان کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے رابطہ کرنے کی کئی بار کوشش کی، خط لکھے، فون کیا، مگر سب بے نتیجہ رہا۔ خط واپس آ جاتے، فون اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ یہ سب مسترد ہونا اس کے لیے ہر روز ایک نیا زخم تھا۔ 2 سال بعد نادیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس نے اس کا نام سارہ رکھا۔ سارہ کی آمد نے گھر میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ دی۔ عامر اپنی بیٹی پر فدا تھا۔ نادیہ نے سارہ میں اپنی ماں کی جھلک دیکھی۔ سارہ بہت ذہین اور چست تھی۔ جب وہ 4 سال کی ہوئی تو اس نے سوال پوچھنے شروع کر دیے: امی، میرے دادا دادی کہاں ہیں؟ میرے دوست اپنے دادا دادی کے گھر جاتے ہیں۔ ہر ایسا سوال نادیہ کے دل میں چھری گھونپ دیتا۔ وہ ٹال مٹول جواب دیتی: وہ بہت دور رہتے ہیں بیٹا۔ اندر ہی اندر اس کا دل تڑپ اٹھتا۔ اس نے اپنی ماں کو کتنا یاد کیا ہوگا جب وہ بیمار ہوتی ہے، جب سارہ اسے اپنی کہانی سناتی۔ سارہ کے 6 سال ہونے کے پر ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ نادیہ کو اپنی نوکری سے نکال دیا گیا۔ گھر کا بجٹ بالکل بگڑ گیا۔ عامر کی آمدنی بمشکل گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ ایک دن جب گھر میں چاول بھی ختم تھے اور عامر کی تنخواہ آنے میں بھی ابھی ہفتہ بھر باقی تھا، نادیہ بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ وہ رات کو چپکے سے روتی رہی۔ اگلے دن صبح جب دروازہ کھولنے گئی تو باہر ایک چھوٹا سا پارسل پڑا تھا۔ اس پر صرف اس کا نام لکھا تھا اور اندر کچھ ضروری سامان تھا: چاول، آٹا، دال، تیل اور دودھ کا پاؤڈر۔ ساتھ ہی ایک لفافے میں کچھ نقد رقم بھی تھی۔ نہ کوئی کارڈ، نہ کوئی خط۔ نادیہ حیران تھی۔ اس نے سوچا شاید کوئی ہمسایہ یا عامر کا کوئی دوست مدد کر رہا ہے، مگر جب اس نے عامر سے پوچھا تو وہ بھی حیران تھا۔ اگلے مہینے پھر ایسا ہی ہوا۔ جب گھر میں بچت ختم ہوتی کوئی نہ کوئی پارسل یا گمنام رقم دروازے پر آ جاتی۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ نادیہ کو کبھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ مدد کس کی طرف سے تھی۔ وہ صرف اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس کی رزق میں کشادگی ہے۔ سارہ 7 سال کی ہوئی تو اس کا داخلہ ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں ہوا۔ نادیہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اچھی تعلیم پائے۔ اسکول کی فیس بہت زیادہ تھی۔ نادیہ نے دن رات محنت کر کے ایک بہتر نوکری حاصل کر لی تھی، مگر پھر بھی فیس کا بوجھ بھاری تھا۔ ایک دن اسکول کی انتظامیہ نے نادیہ کو بلایا۔ پرنسپل نے کہا کہ سارہ کی سال بھر کی فیس ادا ہو چکی ہے۔ نادیہ نے حیرت سے کہا: لیکن میں نے تو ابھی صرف پہلی قسط ہی ادا کی ہے۔ پرنسپل نے کہا: ایک رسید دکھائی جس پر ایک گمنام عطیہ وہندہ کا نام تھا، جس نے باقی تمام فیس ایک ہی بار ادا کر دی تھی۔ نادیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کون تھا جو اس کی زندگی میں خاموشی سے اس کی مدد کر رہا تھا؟ پھر ایک دن ایک اور غیر متوقع موڑ آیا۔ عامر کو کسی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی میں مینیجر کی اچھی نوکری کا آفر ملا۔ نوکری کے لیے ضروری تھا کہ اس کے پاس کم از کم انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہو۔ نادیہ جانتے بوجھتے حیران ہوئی: لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس صرف میٹرک کی سند ہے۔ عامر نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگ سے ایک فائل نکالی۔ اندر اسٹینڈ میڈیٹ کا BCom اور ایک پیشہ ور ڈرائیور مینجمنٹ کورس کی ڈگری تھی۔ نادیہ دنگ رہ گئی۔ عامر نے بتایا کہ وہ شفٹ کے بعد اور ایک ہفتے کے دنوں میں پارٹ ٹائم پڑھتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ ڈگری حاصل کر لی۔
उसने कहा कि मैं चाहता था कि तुम्हारे लिए सारा के लिए एक बेहतर ज़िंदगी बना सकूं। तुमने अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चुन लिया। मेरी जिम्मेदारी थी कि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। नादिया की आंखें बाहर आई, उसे अपने शोध पर फख्र महसूस हुआ। आमर की नई नौकरी घर से माली हालात में बेहतरी आई। वो एक बेहतर इलाके में एक छोटे से फ्लैट में मुंतकिल हो गए। नादिया बहुत खुश थी। अब नादिया की उम्र 30 साल थी और सारा 8 साल की हो चुकी थी। अपनी बेटी को अपने वालिदैन के बारे में बताने लगी थी, उनकी ख्वाबों के बारे में, ये कहते हुए कि वह बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन वो इनसे बहुत दूर रह गई है। सारा के दिल में अपने ना दादा दादी नाना नानी के बारे के लिए मोहब्बत और तजस्सुस बढ़ने लगा। एक दिन नादिया शहर के एक मरूफ बाजार में सामान खरीदने गई हुई थी। अचानक इसकी नज़र एक मनोज चेहरे पर पड़ी। वो छुपते चौधरी थे, उसके वालिद का करीबी दोस्त, जिन्हें वो चाचा कहा करती थी। छपते चौधरी अभी इसे देख कर रुक गए। एक लम्हे के लिए दोनों खामोश रहे। पूछते चौधरी ने लड़के से मुस्कुराते हुए कहा, नादिया बेटी, क्या तुम हो? नादिया का गला बंद सा हो गया, आंखें बाहर आई, उसने हाँ में सर हिला दिया। चित्ते चौधरी करीब आए, उनकी आंखें भी नम थी। बेटी, तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत याद करते थे। ये सुनते ही नादिया का दिल कंट्रोल ओल हो गया। हजारों कतार रोने लगी। बाजार में ही खड़े खड़े चित्ते चौधरी ने संभाला, चलो बेटी मेरे साथ चलो, तुम्हारी अम्मी जान अब वो नहीं रही। अब यह सुनकर नादिया के पांव तले से जमीन निकल गई। वो बेहोश होने के करीब हो गई। छत्ते चौधरी ने जल्दी से अपनी गाड़ी बुलाई और नादिया को लेकर अपने घर चले गए। छत्ते चौधरी की बीवी खालदा खाला ने नादिया को देखते ही गले लगा लिया। दोनों देर तक रोती रही। जब नादिया ने हिम्मत करके अपनी अम्मी की मौत के बारे में पूछा तो पता चला कि नादिया के जाने के सिर्फ 3 साल बाद ही इसकी अम्मी शदीद डिप्रेशन और एक लाइलाज मर्ज की वजह से चल बसी थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि नादिया को देख ले, मगर अब्बू ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी। नादिया को ये जानकर ऐसा लगा जैसे इसका सीना फट गया हो। इसका पछतावा, उसका दुख, उसकी बेबसी इतनी शदीद थी कि वह बोल भी पा नहीं रही थी। खालदा खाला ने उसे तसल्ली दी, बेटी तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती थी। उनकी आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम इनके होंठों पर था। तुम्हारे अब्बू को भी बहुत टूट चुके थे। खाला खालदा ने नादिया को घर पर रोकने का कहा। शाम को आमर और सारा को भी बुला लिया गया। नादिया ने आमर को सब कुछ बताया। आमर भी गमजदा हुआ। सारा पहली बार अपनी नानी के बारे में सुनकर अदास हो गई। रात के खाने के बाद जब सब बैठे थे, नादिया ने रोते हुए अपने 8 साल के सफ़र की दास्तान सुनाई। मुश्किलात, तन्हाइयाँ, पछतावा और फिर उनकी गुमनाम अमदादों का जिक्र किया, जो इसके लिए कुशादगी का बास बनी थी। चित्ते चौधरी खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा कि नादिया बेटी, वो गुमनाम गुमनाम अमदाद वो तुम्हारे अब्बू की तरफ से थी। नादिया का मुंह खुले और खुला रह गया। चित्रे चौधरी ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अब्बू कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। वो बिल्कुल टूट चुके थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया। उनकी आंखें सुर्ख थी, आवाज़ भरी हुई। उन्होंने कहा कि छत्ते, मेरी बेटी वो ज़रूरतमंद हो गई। मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, मगर बगैर जाने। मैंने उनका पैगाम तुम्हारे मोहल्ले के काबिल एतमाद आदमी के ज़रिए पहुँचाया। वही तुम्हारे दरवाजे पर सामान और रकम रखवाता था। तुम्हारे अब्बू हर माह मुझे रकम देते, मैं उसे आगे भिजवा देता। जब तुम्हारी नौकरी चली गई, उन्होंने रकम बढ़ा दी। सारा के स्कूल की फीस वो भी उन्होंने ही अदा की थी। नादिया सुनते ही हर बात पर हैरत से दम साधे बैठी थी। इसके अब्बू, जिन्होंने इसे मरा हुआ कहा था, वो खामोशी से उसकी मदद कर रहे थे। इसका दिल मोहब्बत, पछतावे और शुक्रगुजारी के जज्बात से ललबरेज हो गया। छत्ते चौधरी ने आगे कहा, तुम्हारे अब्बू अब बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके हैं, दिल के मरीज हैं। वो अकेले रहते हैं, एक बड़े घर में तनहा नौकर चाकर है, मगर वो तुम्हारी बात किया का क्या कर सकते हैं। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं नादिया, मगर अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। उनकी ज़िंदगी में अब सिर्फ तुम्हारी यादें और तुम्हारे लिए दुआएं ही बाकी रह गई है। नादिया ने सोचा कि वह अपने अब्बू से मिलेगी। उसने छत्ते चौधरी से अपने घर का पता लिया और अगले दिन नादिया, अमर और सारा नादिया के पुराने घर के बाहर ही खड़े थे। वह बड़ा और खूबसूरत घर अब भी वैसा ही था, मगर इसमें एक अजीब सी खामोशी और वीरानी छाई हुई थी।
नादिया ने घंटी बजाई। एक बूढ़ा नौकर दरवाज़ा खोलने आया। नादिया ने अपना नाम बताया। नौकर की आंखें खुली की खुली रह गई। वो अंदर गया और कुछ देर बाद वापस आया। उसकी आंखें नम थी। साहब ने अंदर आने को कहा है। नादिया का दिल धड़क रहा था। वो अंदर दाखिल हुई। ड्राइंग रूम में एक व्हील चेयर पर इसका अब्बू बैठे थे। वो बहुत ज़्यादा बूढ़े और कमज़ोर लग रहे थे। चेहरे पर उम्र और गम के गहरे निशान थे। उनकी आंखें नादिया पर जमी हुई थी, जिनमें गम, हैरत और शायद कुछ उम्मीद की किरण थी। नादिया ने आगे बढ़कर उनके कदमों में गिरने की कोशिश की, मगर अब्बू ने अपना हल्का सा हाथ उठाकर रोका। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। खड़ी रहो। फिर उसकी नज़रें सारा पर गई, जो अमर के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। ये कौन है? नादिया ने रोते हुए कहा। अब्बू, ये आपकी पोती है। सारा सारा ने शर्माते हुए आगे बढ़कर हल्की सी आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम नाना जान। ये सब सुनते ही अब्बू के होंठ कांपने लगे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। सारा करीब गई। अब्बू ने सारा का हाथ अपने हाथों में लेकर देर तक देखा, जैसे किसी कीमती खजाने को देख रहे हैं। फिर उन्होंने नादिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक उम्र का दुख और एक खामोशी और माफ़ी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम और तुम्हारी अम्मी, वो तुम्हें देखना चाहती थी। और फिर वो रोज़ रोज़ ज़ोर ज़ोर रोने लगे, जैसे 8 साल का दबा हुआ सैलाब फट पड़ा हो। नादिया अब रोक न सकी। वो भाग कर अब्बू के कदमों में गिर गई, उनके घुटनों से लिपट गई। माफ़ कर दीजिए अब्बू, माफ़ कर दीजिए। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। आमिर भी गरीब आया, सर झुकाए खड़ा था। अब्बू ने नादिया के सर पर हाथ रखा। उनके आंसू उनके बालों पर गिर रहे थे। इस दिन के बाद नादिया और इसके ख़ानदान अब्बू के घर मुंतकिल हो गए। नादिया अपने बाप की देखभाल करने लगी। सारा दिन सारा अपने नाना जान को बहुत प्यार करती थी। उनकी बीमारी में उनका सहारा बनी। अब्बू के दिल का मरीज मुस्तकिल देखभाल मांगता था, मगर ख़ानदान के दोबारा मिल जाने से उनके चेहरे पर एक नई रौनक आ गई। वो सारा को अपने साथ बिठाते, उन्हें कहानियाँ सुनाते और इसकी तारीफ में दिलचस्पी लेते। नादिया को लगता था जैसे वो अपनी खोई हुई दुनिया को दोबारा पा रही है। एक रात जब अब्बू को दिल का दौरा नसीबतन बेहतर हुआ तो उन्होंने नादिया को अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने बहुत गलती की। गरूर ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को खो दिया। तुम्हारी अम्मी की मौत मेरे दिल पर एक हमेशा का दाग है। नादिया ने उनका हाथ थामा। अब्बू, गलती तो मैंने की थी। मैंने आपकी नाफरमानी की, आपकी इज़्ज़त को ठेस पहुंचाई। अब्बू ने सर हिला दिया। हाँ, तुम्हारी भी गलती थी, मगर वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो औलाद की गलतियों पर सब्र करें, उन्हें समझाएं, उन्हें घर से ना निकालें। मैंने सब्र नहीं किया। मैंने अपने गरूर को तुम पर तरजीह दी। वो दोनों देर तक खामोशी से बैठे रहे, अपने दुखों को याद करते रहे। एक दिन नादिया ने अपनी वालदा के बारे में अब्बू से पूछा। अब्बू ने एक पुरानी अलमारी से खूबसूरत लकड़ी का डब्बा निकाला। अंदर अम्मी की चंद यादें थी, एक पुराना रुमाल, कुछ तस्वीरें और एक खत। खत नादिया के नाम पर था। उसकी शादी के बाद लिखा गया था, मगर कभी नहीं भेजा गया। नादिया ने रोते हुए खत पढ़ा। इसकी अम्मी ने लिखा था कि वो इसे बहुत याद करती है, उसके फैसले से बहुत दुखी है, मगर इसकी खुशी चाहती है और दुआ करती है कि अल्लाह उसे वो मुश्किल से बचाए और उसे सुख दे। वो अपनी लाद के साथ वो गलती ना करे जो उन्होंने की। खत के आखिरी में लिखा था, मेरी दुआ है कि मेरी दोती अपने कभी अपनी माँ की तरह घर से ना भागे, अपने वालिदैन की इज़्ज़त को रुसवा न करे। ये पढ़कर नादिया तड़प उठी। यही वो अल्फाज थे जो आमर दुआओं में मांगता था। रात उन्हें वो खुद भी इसके पास बैठ जाती, दोनों मिलकर रब के सामने दस्त दुआ करते। आमर की ज़ुबान पर अब भी वही दुआ होती, मगर अल्फाज में एक नरमी, एक उम्मीद आ गई थी। या अल्लाह, हमारी बेटी सारा को हमेशा खुश और महफूज रखना, हमारी पोती ज़ैनब को अपनी पनाह में रखना। या अल्लाह ही इसे सीधा रास्ता दिखा, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना सिखा, इसे कभी ऐसी गलती की तरफ मायल ना होने देना जो इसके घर इसके रिश्तों को ज़ख्मी कर दे। या रब, हमारी नस्लें गुमराही से बचाना, इन्हें हदायत दे, इन्हें सब्र दे, इन्हें मोहब्बत और एहतराम का रास्ता दिखा। आमीन। नादिया आमीन कहती और आंखें बंद करके अपनी माँ और अपने अब्बू को याद करती, उनकी कब्रों पर चादरें चढ़ाती, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती। वो चाहता था कि ज़िंदगी की मिल नहीं होती, गलतियाँ होती है, दुख होते हैं, टूटते हैं, मगर मोहब्बत, माफ़ी और दुआएं, ये सब नूर है जो अंधेरियों को चीर कर
راہ دکھاتے ہیں۔ یہ وہ گونج ہے جو نسلوں تک پہنچتی ہے، انہیں سنبھالتی ہے، انہیں راستہ دکھاتی ہے۔ سارہ کا وعدہ، زینب کی معصومیت، عامر کی گڑگڑاہٹ، بڑی دعائیں، یہ سب اس کی گونج کا حصہ تھی۔ ایک گونج جو نادیہ کی ماں کے دل سے نکلی تھی، جو اس کی ابو کی خاموش مدد میں گونجی تھی اور عامر کے سجدوں سے اٹھتی تھی۔ اب سارہ زینب کی زندگیوں میں ایک نئی امید، ایک نئی روشنی بن کر جگمگا رہی تھی۔ یہ گونج ختم نہیں ہونے والی تھی، یہ محبت اب نصیحت، یہ دعا، یہ ابد تک گونجتی رہے گی۔ کیسی لگی میری سٹوری؟ قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور میرے چینل کو پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اور اگر کوئی اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہے یا یہاں لکھوانا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کیجیے۔